हैं लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल ऐसे तीखे सवालों के साथ। मैं हूं आज आसिफ कुरैशी साहब के पास। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आसिफ कुरैशी साहब जानी मानी हस्ती है, किसी परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है और एडवोकेट हैं, वकील हैं। वाकई में जो है कानून कायदे सारी चीज़ें जानते हैं और साथों साथ लोगों की सेवा भी करते हैं। राजनीति में भी वो इस वक्त मौजूद है। तो करते हैं एक अलग ही शो जिसमें हम पूछेंगे ऐसे सवाल जो देंगे आसिफ भाई जवाब। आसिफ भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारा TNN न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा आज इंटरव्यू लेने के लिए आप आए यहाँ पर। जी गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। जी आसिफ भाई, जैसा कि अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, हलचलें शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और गतिविधि जो है पार्टियों की भी शुरू हो चुकी है। तो क्या कैसे देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को? देखिए, आपने देखा होगा पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आया है, महाविकास आघाड़ी को जिस तरह से जीत हासिल हुई है, 32 सीटें मिली हुई है, उसी तरह से ऐसा लगता है मुझे कि महाराष्ट्र में भी महायुति की सरकार जाने वाली है और जो आगे आने विधानसभा में मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जाएंगी। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइए कि जिस तरह एक मुस्लिम जो समाज है वो बटा हुआ है अलग अलग फिरकों में, अलग अलग पार्टियों में, इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, आपने देखा होगा ये जो बटा हुआ जो आप कह रहे हैं, ये अंग्रेजों की जो पॉलिसी है बांटने की, डिवाइड एंड रूल, वैसी पॉलिसी RSS और BJP की है। उन्होंने मुसलमानों को बांटने की कोशिश की। आपने देखा होगा कई स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए हैं, MIM ने अपने कैंडिडेट्स खड़ा की ताकि मुसलमान वोट्स बटे। विधानसभा में देखा होगा, अपने बिहार में देखा होगा, UP में देखा होगा, इन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों के वोट बटे। लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है कि हर मुसलमान अपने घरों से निकलकर वोट दिया, एक सेकुलर पार्टी को वोट दिया हुआ है। ये भारत की जनता ने दिखा दिया, 400 से 240 सीटों पर ला कर रख दिया। आपने देखा होगा कि कैंडिडेट्स देखे गए और जिस तरह से कैंडिडेट देख के लोगों ने जिस तरह से वोटिंग किया, सिर्फ मुस्लिम समाज और दलित समाज, ये दोनों ने जिस प्रकार से वोट किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी के घर जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। संविधान को बचाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले और लोगों ने वोट किया। 95% मुस्लिम समाज ने वोटिंग किया है। तो वोटिंग करने के बाद भी मतलब मुस्लिम समाज तो वोट बैंक के रूप में यूज़ करते हैं पार्टियां वाले, सभी पार्टियां वाले। लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए करना क्या होगा? क्या आपके मन में सुझाव चल रहा है कि जिस तरह से हमको पार्टी ना देखते हुए एक कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आपके पास क्या सुझाव है? देखिए, हमारी कौम, जैसे आपको मैं बताऊंगा कि हमने एक 2017 में एक मुस्लिम रिजर्वेशन पर हमने एक मोर्चा निकाला था जी। पूरे महाराष्ट्र से करीबन 50,000 लोग जमा हुए थे। चिट्टीस पार्क से हमने मोर्चा निकाला था। तब हमने कहा था कि देखिए, ये किसी का मफाद नहीं है, हम लड़ रहे हैं, कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब हमने देखा कि कोई ये नहीं कह रहा था कि मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं वहाबी हूँ, ये हूँ। सब लोग, और बगैर पार्टी के बैनर के, उसमें MIM के भी लोग शामिल हुए, उसमें BJP के भी लोग शामिल हुए। मतलब कोई किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं ये फ़िरके का हूँ, ये वहाबी हूँ, ये सुन्नी हूँ, ये शिया है। उस वक्त सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हुए, क्योंकि उनको रिजर्वेशन, आज मुसलमान जो पीछे है, एजुकेशन में पीछे है। हम लोगों की जो डिमांड थी, जॉब्स में पीछे, नौकरियां नहीं है। हम लोगों की जो डिमांड थी कि एटलीस्ट 5% एजुकेशन में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो डिमांड को लेते हुए लोगों ने ये देखा नहीं। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ये सारी चीज़ें इलेक्शन में ही क्यों याद आती है, इलेक्शन के बगैर याद क्यों नहीं आती? नहीं, आपको ये तब इलेक्शन का दौर नहीं था। 2017 में इलेक्शन हो चुके थे और महाराष्ट्र में BJP की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। हमने उनको डेपुटेशन भी दिया था।
अभी तो आप देख रहे होंगे क्योंकि जो सरकार ने जो जो निर्णय लिए, ट्रिपल तलाक के निर्णय लिए, और आज जो हालत देश में इन लोगों ने खड़ा की, बहुत से बस से बदतर, मॉब लिंचिंग हो गया, तो आज ये नहीं देख रहा है कोई कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ये नहीं देख रही है कि वो ये फ़िरके का है या वो फ़िरके का, ये नहीं देख रही है। वो आज सब एक साथ है, एक है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं एक सवाल करूं कि जैसे दिग्गज जो है नागपुर के नेता, चाहे वो किसी भी अलग अलग पार्टी से हों, जैसे कि मिसाल के तौर पर अनीस अहमद को ले लें, या आप अनीस अहमद का सपोर्ट करें या अनीस अहमद साहब आपका सपोर्ट करें, इन सब के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी तो जाके एक समाज जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आएगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात आपकी बराबर है, लेकिन आपने देखा होगा अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इलेक्शन होके लोकसभा में, पूरा मुसलमान समाज एक साथ था, कोई फिरके में बटे हुए नहीं थे। और आप परसेंटेज बता दीजिए कि बीजेपी को इतने वोट्स मिले। मुझे नहीं लगता गडकरी जी को मुस्लिम समाज का 10 से 15 हज़ार वोट के ऊपर मिला होगा उनके पर्सनल रिलेशंस पे। लेकिन दावे तो बड़े बड़े की जा रहे हैं। नहीं, ये आप पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, बूथ वाइज ये करवा लीजिए, आपको पता चलेगा कि 15,000 के ऊपर वोट ही नहीं मिला उनको। बाकी वोट कहाँ चले गए? मुस्लिम पूरे कांग्रेस को गए। आप देखिए जो वोटिंग परसेंटेज जो हुआ है इस बार, वो पूरे कांग्रेस को। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने धुलिया का इलेक्शन देखा होगा, 1,92,92,000 से कांग्रेस कैंडिडेट पीछे था। मालेगांव की जब बूथ खुले, मालेगांव साइड की, 1,98,000 एक ही जगह से मिले। वो किसके वोट थे? और 5,000 से चुन के आ गई कांग्रेस की कैंडिडेट। वो मुसलमानों की वोट थे, जिसकी वजह से आज एक सीट दूल्हे की आई है। ऐसी हर सीटें आई है। और नवनीत राणा के हाल देख लीजिए आप, मुसलमानों के भर से पिछले बार वो बनी थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस बार उसको उसकी हैसियत दिखा दिया लोगों ने। तो ऐसी इस बार भी मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में, जिस तरह से लोकसभा में, क्योंकि लोग परेशान हैं। आप देखिए अभी आज कल ही देख लीजिए, कल बम्बई में कितने लोग गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जो जिसने किया उसके खिलाफ में जो लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन इम्तियाज़ जलील का विरोध भी तो हुआ कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है। नहीं, इम्तियाज़ जलील का क्या है, वो एक एमआईएम पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। एमआईएम पार्टी से ताल्लुक़ रखने की वजह से ये विरोध हुआ है। लेकिन दूसरा कोई नेता, कोई महाराष्ट्र ऐसा बड़ा नेता कोई सामने तो नहीं आया कि इम्तियाज़ जलील तो कम से कम उतना भी तो कर दिखाया उन्होंने कि मुंबई पहली बार थमी थी। नहीं, वो बात बराबर है, क्योंकि क्या है, ये हुजूर के गुस्ताखी जिसने किया है हुजूर के बारे में, उसके रामगिरी ने, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करूँगा, उसकी वजह से आज इतने लोग वहाँ थे। किसी पार्टी की वजह से नहीं थे, या इम्तियाज़ जलील साहब के नाम से नहीं थे। ये आज आपने देखा होगा एनआरसी सीए में लोग किस लिए उतरे थे रास्ते पर। आप यहाँ पर नागपुर में ऐलान कर दीजिए कि हुजूर की गुस्ताख के खिलाफ में मोर्चा निकालना है, तो लाखों लोग आ जाएंगे नागपुर में, क्योंकि ये हमारे मज़हब से जुड़ा हुआ है। कोई भी हमारे हुजूर को अगर कोई भी बोल दे, हम तो सहन नहीं करेंगे। तो इसलिए लोग गए थे वहाँ, सभी लोग। क्या जैसे हम लोगों ने भी मोर्चा, हम लोगों ने भी डेपुटेशन दिया, हम लोगों ने भी फारूक नगर में बहुत अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे। हम लोग इसको सीपी को मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिले, सब जगह से एफआईआर रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा, ये मुसलमानों पे जो बार बार वार होते जा रहे हैं, धर्म को लेकर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बार बार कुछ धर्म को लेकर जो ताने दिए जा रहे हैं मुसलमानों पे, क्या आपको लगता है कि एकजुट नहीं होने के कारण, इस तरह से फूट होने के कारण बार बार हमले किए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन लोगों की, मैंने आपको पहले कहा कि इन लोगों की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। ये पोलराइज करना चाह रहे हैं। अभी इलेक्शंस के पहले क्यों हुआ? बदलापुर की घटना हुई, बदलापुर की घटना के बाद में लोगों ने आवाज़ उठाया, तो उसको दबाने के लिए रामगिरी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया।
फिर उसका स्टेटमेंट नहीं आता है तो फिर वो 4 फुटी नीतीश राणे उसने स्टेटमेंट दिया। तो ये सब समझ में आ रहा है, पब्लिक को भी समझ में आ रहा है, लोगों को भी समझ में आ रहा है। ये पोलराइज करके वो हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं और अपना ये करना चाहते हैं। आपका अगर सर्वे अगर सही होगा और आपने कभी सर्वे किया होगा तो हमने देखा कि जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ से आमदार भी निकल सकता है और नगर सेवक भी निकल सकता है, लेकिन वहाँ हमने देखा कि गैर नगर सेवक और गैर आमदार वहाँ से निकला है। पूरा ने देखिए मोइनपुरा में इस बार आपने देखा होगा चारों की चारों सीटें मुस्लिम कारपोरेटर्स हैं वहाँ, और कांग्रेस की ही है, कांग्रेस की है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ हम गिन नहीं सकते है ऐसे। देखिए क्या है, तो कारण क्या है वहाँ? बटना कारण है, विभाजन। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में लोग अपने वोट्स कैसे लोगों के वोट कैसे हर समाज के वोट बांटना चाहते हैं। देखिए तेली अगर खड़ा हो तो तेली समाज भी चाहेंगे कि एक तेली का वोट कैंडिडेट खड़ा करे। हलवा समाज में भी देखेंगे आप, उनके भी वोट बटी जाता है अगर 2-3 खड़े। मुस्लिम्स की वोट जाती है, एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा हुआ तो देते ही है। तो मेरा प्रश्न तो यही है ना कि ऐसे इलेक्शन के समय सब पार्टियों को भूलकर समाज को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम एक का सपोर्ट करें और उसको ताकतवर बनाए, चाहे XYZ कोई भी हो। देखिए ये आप जो कह रहे हो बराबर है, और मैं भी यही चाहूँगा कि समाज ने एकजुट होकर एक इंसान को वोट देना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि क्या है, जब तक हम लोग अपनी ताकत नहीं बताएंगे तब तक आप लोग आगे टिक नहीं पाएंगे। आपस के मतभेद भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। अगर मैं कांग्रेस का कैंडिडेट बन के आ रहा हूँ तो मैं तो यही अपील करूँगा, अगर मुझे टिकट दी कांग्रेस ने तो मैं तो यही अपील करूँगा कि भाई सब एकजुट हो जाए। लेकिन फिर भी अगर सपोज़ नहीं भी देते हैं टिकट और कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी को भी देते, तो मैं भी यही कहूँगा कि उनको भी हम लोगों ने एकजुट होकर सपोर्ट करना चाहिए। और अगर कोई गैर कौम के अगर कैंडिडेट देते हैं, वो पार्टी की वही है, मुझे फिर एमआईएम का कोई ना कोई कैंडिडेट मुझे ऐसा लगता खड़ा होगा, ऐसा चर्चा है। एमआईएम वालों का ये कहना है, इम्तियाज़ जलील जी मेरे घर पर आके गए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए आप, मैंने तो उनको ये कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एमआईएम की भी कैंडिडेट्स खड़े हो। देखिए वोट तो डिवाइड करना, क्योंकि आपके भी रिलेशन रहते हैं, मेरे भी रिलेशन रहते हैं, हर किसी के हर पार्टी में इंडिविजुअल रिलेशन रहते हैं, पार्टी छोड़कर एक अलग रिलेशन भी रहते हैं, तो लोग उसमें बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं एक बार काउंसिल में इलेक्शन लड़ा हूँ जी, 2.5 लाख वकील। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मुस्लिम वोट 10,000 के ऊपर है नहीं पूरे महाराष्ट्र और गोवा में, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट 4-5 खड़े हो जाते हैं, ताकि यही तो है ना सबसे बड़ी। खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो अब नागपुर से भी मुस्लिम लॉयर्स वोट देते हैं, ऐसा क्योंकि वो इंडिविजुअल रिलेशंस पे देते हैं। अब औरंगाबाद से अगर कोई मुस्लिम लॉयर खड़ा हो रहा है तो औरंगाबाद के लॉयर्स, मुस्लिम लॉयर्स उसको ही वोट देंगे ना, मुस्लिम्स को। और मेरा एक सवाल है आपसे कि अपने नागपुर में मुस्लिम जो है वो करोड़पति भी है, धज्जोपति भी हैं, लखपति भी है, तो वो गरीब लोगों की जो गरीब लोग होते हैं जिनको मदद करना चाहिए, जो स्कूल पढ़ना चाहते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं कर पाते कि जब अल्लाह ने उनके पास में बहुत कुछ पैसा दिया है? देखिए क्या है, या आपकी नज़र में ऐसा है कि कितने मदद किया है अभी तक या करने वाले हैं? नहीं ऐसा, देखिए मैं किसी को आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकता कि किसने मदद किया, किसने या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मज़हब ने ये सिखाया है कि एक सीधे हाथ से देते तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसे कम्युनिटी में जो लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोगों को मदद नहीं। देखिए क्या है, लोगों को मालूम नहीं रहता है कि आप ये गरीब है, इसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है। ये लोगों को मुझे अगर कोई मेरे पास अगर कोई आएगा, ये मजबूरी में है, ये है, वो है, तो मेरा फ़र्ज़ है इसको मदद करना। तो अगर किसी के पास अगर कोई जा रहा है,
उसको मालूम ही नहीं कि ये मजबूर है, उनको मालूम ही नहीं कि ये आदमी दे सकता है। तो ऐसा है, देखिए इसीलिए क्या है, कुछ ट्रस्ट बनना चाहिए हम लोगों के, कई कई जगह बने हुए हैं, तो वहाँ पर आदमी अप्रोच करता है। मुंबई में आप देखिए एक से एक ट्रस्ट, एलाना ट्रस्ट है, हाजी अली ट्रस्ट है, ये अगर इस पर बहुत ज़्यादा अगर मेहनत होती ना, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है और ये हमारे बच्चे जो हैं आज वाकई में क्वालिफाइड होते थे, बड़े बड़े जॉब पर होते थे और कहीं ना कहीं उनको कोई तकलीफ नहीं जाती। तो मेरे नज़र में, मेरे हिसाब से हम कहीं ना कहीं वहाँ चूक रहे हैं, मदद करने में चूक रहे हैं उन बच्चों की जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए क्या है, इसलिए सत्ता में भागीदारी ज़रूरी है। सत्ता में भागीदारी ज़रूरी है। हम लोगों ने अपने नुमाइंदे सत्ता में भेजना चाहिए, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे विधानसभा हो या चाहे लोकसभा हो। उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आने पड़ेगा। मैं वहीं घूमकर फिर वापस आया हूँ आपके पास। नहीं, बात बराबर है आपकी, एकजुट होना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले इलेक्शन में वैसे तो एकजुट है ही हम लोग। मैं ये भी जानता हूँ कि कई बरसों का पेशेंट है, एक दिन में नहीं भागने वाला, धीरे धीरे भागेगा। नहीं, समय तो लगता है, लेकिन मुझे ऐसा क्योंकि हालात देखते हुए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लोग एकजुट नहीं होंगे। हालात को देखते हुए लोग एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि आज लड़ाई जो है संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज ट्रिपल तलाक पे जो इन लोगों ने जजमेंट्स दिया हुआ, 370 जो किया हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि लोगों के घरों के मॉब लिंचिंग का, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग पे लोगों UAPA लगा दिए जा रहे हैं, मौलाना लोगों को अरेस्ट कर दिया जा रहा है, लोगों की बेल की सुनवाई नहीं हो रही है। लोग परेशान हैं, लोगों को समझता है कि क्या हो रहा है इस देश में। चलिए, मेरे आखिरी 2 सवाल है आपसे कि रामगिरी ने जिस तरह से हुजूर पर टिप्पणी की थी, उसमें जो विरोध हुआ है, अब उनका स्टेटमेंट आया कि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बवाल खड़े हो जाएगा और मैंने वो नियत से नहीं बोला। आप क्या कहते हैं? देखिए क्या, अगर वो नियत से नहीं रहती थी तो क्योंकि उनके मंच पर जाके हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं कि उसका कोई बाल भी बाका नहीं होगा, मतलब उसको संरक्षण दे रहे। उनको सब मालूम है, उनको मालूम था, क्योंकि आज अगर इतना बड़ा मोर्चा नहीं निकलता तब तक इनकी आंखें नहीं खुली थी क्या? पूरे देश में एहतजाज हुआ, पूरे देश में हुआ, तो उनको मालूम नहीं था। ये वो चाह रहे थे कि कुछ तो भी इंसिडेंट हो जाए, अनटुवर्ड्स इंसिडेंट, ताकि वोट पोलराइज हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनको देना ही पड़ेगा ना, ऐसा स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। ताकत दिख गई उन लोगों को। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप देख रहे थे लगातार TNA 24 न्यूज़ चैनल पे वो तीखे और सवाल जो वाकई में दिल को छूने वाले होते हैं, क्योंकि जो हमारे मन में जो चलता है ना, कभी कभी हम वो उसकी ज़बान पर नहीं लाते, लेकिन TNA 24 न्यूज़ चैनल लगातार वो सच्चाई को ज़बान पे लाता है। आसिफ कुरैशी साहब, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक प्रसिद्ध नागरिक है जो नागपुर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। ये तो बने रहिए मेरे साथ लगातार TNA 24 न्यूज़ पर। रियाज शेख के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में।